सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 81। जो कल इस सदन में कांग्रेस के नेता जो भाषण किया और उसमें रूल 353 में नो डिफेमेशन, नो एलिगेशन ऑफ डिफेमेटरी और इंक्रिमिनेटरी nature shall be made by the member against the person unless the member has given notice the speaker and also minister concerned, so that the minister may not be able to make an investigation into the matter. So this is, so I urge sir, तो इसके ऊपर and as per the rule 369, a paper or document laid on the table shall be duly authenticated by member. A paper and document at that table should be considered in public. तो ये दोनों देखते हुए मुझे लगता है सर, हमने प्रिविलेज नोटिस भी दिया है, उन्होंने ऑथेंटिकेशन भी नहीं किया है। ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, ऐसे बेबुनियाद कोई बेसलेस आरोप उन्होंने किया है और वो भी कोई एक संबंध भी नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आपसे, इसको पूरा एक्सपंज करना चाहिए। एक्सपंज करने के बावजूद उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन डालना चाहिए और हमने प्रिविलेज मोशन मूव किया है, एक्शन लेना चाहिए और वो ऑथेंटिकेट करने के लिए उनको नोटिस दिया जाएगा। आपके विषय पर मैं देख के कार्रवाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर एम बदरुद्दीन अजमल। सर जवाब मिल गया जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सर मंत्री जी से मेरा क्वेश्चन है, अभी बातचीत भी हो गई, तो आसाम में हमारे टी गार्डन्स के लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है सर। गवर्नमेंट ने वेजेस जो है 620 रुपया करके किया है, टी गार्डन के मालिक लोग 220 रुपया आज के जमाने में दे रहे हैं। जो एक आदमी का खर्चा किसी तरीके से पूरा नहीं हो सकता, उनके लिए हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम नहीं है, सैनिटेशन का इंतजाम नहीं है, घर रहने के लिए नहीं, झोपड़पट्टी के वो किस तरीके से रह रहे हैं सर, वो एक इंसान की सूरत में नहीं है। तो इसीलिए क्या सरकार, क्योंकि लोग जवाब दे देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कह दिया तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। इसलिए मेरा कहना है, क्या इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप करेगी और उनका हक दिलाएगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, भारत के 15 राज्यों में चाय का उत्पादन होता है, जिसमें 4 प्रमुख राज्य आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल है। जहां तक आसाम की बात है, हमारा लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट है और कहा जाए तो टी का बर्थ प्लेस है। जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे प्लांटेशन लेबर एक्ट के प्रोविजंस के तहत वर्कर्स के लिए, टी गार्डन वर्कर्स के लिए जिन सुविधाओं का आपने उल्लेख किया, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, हाउसिंग हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सारी सुविधाएं प्लांटेशन लेबर एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। हमारा टी बोर्ड निरंतर ये प्रयास करता है कि चाय का प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मार्केट प्रमोशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन किस तरीके से, और इसके लिए हम अपनी विविध योजनाओं के माध्यम से निरंतर राज्य सरकारों में चाय बागानों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। जो विषय वेजेस को लेकर आपने उठाया, उसके संबंध में भी मैं बताना चाहती हूं कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स जहां तक वेजेस का, ग्रेचुइटी का, पीएफ का या जितने भी दूसरे स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, उनकी अदायगी का प्रश्न है, ये राज्य सरकारें देखती हैं। और इसके साथ साथ जो तमाम मैंने सुविधाएं बताई, उसे भी देखना राज्य सरकारों का काम होता है। यदि आपके राज्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। लेकिन निश्चित रूप से आपने प्रश्न उठाया है, तो राज्य सरकार से इस विषय में हम बातचीत करके ये कोशिश जरूर करेंगे कि इसका हल निकले। ऑनरेबल मेंबर, मुझे उम्मीद है कि जैसे सबके अच्छे दिन आ गए, मोदी जी के आने के बाद अच्छे दिन आने वाले थे, इन विचारों का भी कोई अच्छा दिन आ जाएगा
सर इसका जो है खासकर पीयूष गोयल जी इसका ख्याल रखें, मोदी जी से इस मामले में बात करें कि वो ध्यान दें। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। पूरी दुनिया में आसाम की चाय मशहूर है उसके नाम से। इसलिए ये मेरी दरखास्त है, या आपसे डायरेक्ट दरखास्त है कि मोदी जी से बात करके उनके गरीबों के भी अच्छे दिन आ जाए। मेरा दूसरा प्रश्न है सर, सप्लीमेंट्री तो में आपने ये प्रश्न पूछा तो क्या पूछा है? जी ये प्रश्न पूछा तो क्या पूछा है आपने? नहीं, प्रश्न ये डिबेट थोड़ी दूसरा ये है क्वेश्चन हुआ कि इनको टी स्टेट के मालिक लोग 12% कंट्रीब्यूट करते हैं इनके चाय मालिक लोगों को, और मगर रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में कई सौ टी स्टेट के मालिक वर्कर्स का पीएफ अमाउंट और ग्रेच्युटी अमाउंट सालों से अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से 650 करोड़ रुपया अभी उन गरीबों का बाकी है। क्या इस मामले में सरकार कम से कम हस्तक्षेप करके स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर करे या दिल्ली गवर्नमेंट को दे? कम से कम ये तो उनका हक बनता है। इसके लिए मेरी खुसूसी आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में भी दखल दें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य आसाम राज्य से आते हैं। यहाँ की चाय का इतिहास 200 साल पुराना है और यहाँ की चाय विश्व प्रसिद्ध है और उसे दुनिया के बाजारों में पहुंचाने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं। मैं कुछ बातें आज जरूर आसाम के संबंध में बताना चाहती हूं जो प्रयास टी बोर्ड ने किए हैं। हमारी टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम जो हम 2017-18 से संचालित कर रहे हैं और आज उसे 2025-26 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, उसके तहत 6 कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सेक्टर स्पेसिफिक प्लान है और आसाम भी अन्य राज्यों की भांति 15 राज्यों की भांति इस योजना से लाभान्वित हो रहा है। दिसंबर 2022 तक हमने 206.55 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस आसाम के 92,393 बेनिफिशियरीज को पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त आसाम टी का एक यूनिक लोगो मार्क है। टी बोर्ड ने इस लोगो को इंडिया में और इंडिया के बाहर भी रजिस्टर किया है रेलेवेंट स्टैट्यूट्स के अंतर्गत। आसाम में ही हम डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर में एक पूरा टी क्लस्टर विकसित कर रहे हैं जिसके अंदर टी प्रमोशन के लिए जो भी आधुनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको भी हम ला रहे हैं। और आसाम में जो आपका आईसीडी है अमीन गांव में, उसमें हम 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी ट्रांसपोर्ट के लिए भी देने का काम करते हैं। ये कुछ प्रयास है जो आसाम के लिए हम कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड के ड्यूज का जो आपने इशू उठाया है उसके संबंध में भी मैं बताना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि हमारे टी बोर्ड ने ये प्रावधान करके रखा है कि जो हमारी सब्सिडी की लायबिलिटीज हैं उनको क्लियर करने से पहले भी हम ये जरूर देखेंगे कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी 10,000 से ज्यादा की पीएफ के लायबिलिटी के ड्यूज ना हो, उसके बाद ही हम फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर इशू करेंगे। और पीएफ का जहां तक विषय है, अन्य राज्यों में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत ये गवर्न होता है, लेकिन आसाम का अपना एक पीएफ का कानून है जिसके तहत पीएफ की अदायगी की जाती है और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भी आसाम के सरकार से हम बात करेंगे, लेकिन आसाम की सरकार के अपने कानून के अंतर्गत पीएफ के ड्यूज का भुगतान किया जाता है। सुदीप बंदोपाध्याय जी। Sir, the state I represent is West Bengal, and it is famous for Darjeeling tea throughout the world. It is still considered the best in the world in many places. And tea board headquarters is within the parliamentary constituency of mine in city itself. But the tea board's condition at this stage is gradually the headquarters condition is diminishing. Members are being transferred, the office size has been reduced, they are being transferred to some other places, and at least 60% employees from the present tea board has been transferred to different places. What is my question? The gardens which are under the control of tea garden itself, who look after them, the situation of the tea garden employees are really very pathetic. And there I feel that some special steps in coordination with central government and state government both is to be taken, or to be taken some measures by which they can be relieved. Whether Government of India is thinking that from their own initiative they will
call the state government or discuss the state government about the tea gardens employees problem. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, दार्जिलिंग टी वर्ल्ड्स प्रीमियर टी है और दार्जिलिंग टी अपने यूनिक फ्लेवर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर भी है और कोई भी दुनिया में ऐसी चाय नहीं है शायद जो दार्जिलिंग टी के फ्लेवर का मुकाबला कर सकती है। टी गार्डन में मैंने पहले भी बताया कि हमारी टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत हमारे स्मॉल टी ग्रोअर्स और जो भी हमारे टी गार्डन ग्रोअर्स हैं उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में है, जिसमें प्लांटेशन डेवलपमेंट से लेकर वेलफेयर ऑफ टी गार्डन वर्कर्स और उनके वार्ड्स और इसके साथ साथ तमाम किस्म के अन्य कॉम्पोनेंट्स, रिसर्च और डेवलपमेंट, मार्केट प्रमोशन, ये सभी हैं। जो आपने टी गार्डन में वर्कर्स के लिए एमिनिटीज या सुविधाएं या उनकी कंडीशन का विषय उठाया है, इसको देखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए हम ये प्रयास जरूर करते हैं कि अगर किसी टी गार्डन को हम ये महसूस करते हैं कि वो लगातार 5 वर्षों में 3 वर्षों तक लॉसेस में रन कर रहा है या वहां की यील्ड पुअर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टिगेट जरूर कर सकती है। लेकिन मूल रूप से टी गार्डन की देखरेख के लिए राज्य सरकारों को, जो टी एस्टेट ओनर्स है, उनको काम करना पड़ता है। श्री डीन कुरियाकोस, जो आप इनके कहने से जवाब मत दिया करो। डीन कुरियाकोस। हाँ Sir, as per the answer given here, in Kerala state, 3 estates already been closed. But I am very sure in my constituency alone, more than 5 tea estates been closed their operation due to the financial crisis of managements. Sir, the problem of workers, they are facing a crucial situation. That means they are in a survival crisis. They are not getting enough wages, lack of housing facilities and basic infrastructures. Our state government, consecutively, this is the second year, they are announcing 10 crore rupees package for tea workers, but not been started any project. So, I am here asking to Honorable Minister here, if Tea Board is proposing certain special packages, whatever they proposed earlier for Bengal and Assam. If Tea Board is that is my question, sir. If Tea Board is proposing any special package for the welfare measures of tea workers of Kerala, whether the government of India will agree to that or provide that special package. अध्यक्ष महोदय, आपने क्लोज टी एस्टेट्स का जो विषय उठाया उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि 7 टी एस्टेट्स क्लोज हुए थे, जिसमें से 4 वेस्ट बंगाल में थे और 3 केरला में थे। इसके पहले 12 ऐसे टी गार्डन्स थे जो क्लोज हुए थे। ये 12 के 12 पश्चिम बंगाल में थे और वो सारे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने रिवाइव किए। In so far as a special package announcement for Kerala is concerned, as of now, there is no proposal under consideration. Question number 82, Dr. Pritam Gopinath Rao Munde. प्रश्न संख्या 82। माननीय मंत्री जी। Statement is laid on the table of the House. Honorable member. आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ, वैसे तो जवाब काफी विस्तृत में है, पर पिछले 3 साल का कॉपर का ओर प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो 20-21 में जो घटा हुआ था वो 21-22 में ओर प्रोडक्शन बढ़ गया है। पर जहां 17-18 में भारत एक बड़े पैमाने पे कॉपर का निर्यात करता था, वो आज ये आयात का प्रमाण बढ़ गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि इस एक्सपोर्ट में घटोती की कोई जांच सरकार कर रही है। ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इसकी वजह क्या रही है। जहां तक सवाल है इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट हो रहा है अभी, और रिक्वायरमेंट इन द कंट्री, जो नीड है कंट्री में कॉपर का, वो ज्यादा हो गया है। और जो तमिलनाडु में हमने माइनिंग कराने का कोशिश किया, उधर नो यू प्लीज, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग अगेंस्ट यू, यू शुड एटलीस्ट लिसन, यू आर ए वेरी सीनियर मेंबर।
I am not making any statement. Dayanidhi Maran, you are a very senior member. I have got lot of respect for you. Please listen to me. We try to do it there because of the opposition from the people. There also we could not do it. Whatever it, I am only telling opposition. Opposition, we could not do it. And overall requirement. Pollution is also opposition. And creating pollution is also dangerous. Political pollution is also dangerous. No. Please, आप तो क्वेश्चन के जवाब दें. So that's why the import and requirement in the country has increased. And also to increase the production, many measures we have taken. And the policy measures also. Initially exploration लेवल का जो G4 लेवल, G3 लेवल पे ही हम कॉम्पोजिट लाइसेंस देते थे. अभी G3 लेवल के लिए लाया है, G3 लेवल टू G4 लेवल लाया है, और G3 लेवल पे हम ऑक्शन कराने जा रहा है. ये सब हमने बहुत मेजर्स लिया है. उसके साथ ही साथ स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ हमने जो HCL के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए, HCL में एक्सप्लोरेशन ज्यादा करने के लिए हमने बहुत कोशिश किया है. उसमें तो एक स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग एट द MCP फॉलोइंग द ओवरसीज सप्लायर. इसके अलावा तो एक्सप्लोरेशन करने के लिए हमने एनमेट के थ्रू जो, क्योंकि अभी सिर्फ GSI ही करते, लगभग GSI करते हैं एक्सप्लोरेशन जो है, तो वो हमने प्राइवेट लोगों को भी देने के लिए एक व्यवस्था किया है. ऑलरेडी 9 प्राइवेट कंपनीज एनलिस्ट हो गए, एम्पैनलमेंट हो गए, और एनमेट से पैसा देके हम प्रोएक्टिवली एक्सप्लोरेशन करके, राज्यों से मैं विनती करता हूं, क्योंकि कभी कभी जब हम निर्णय करके इधर से एक्सप्लोरेशन करके हम रिपोर्ट हैंडओवर करते हैं, बरसों तक ये राज्यों में नीलामी नहीं होता है. एक्चुअली नीलामी में जब नीलामी अच्छे तरह होता है, स्पीकर्स महोदय, हमको कुछ पैसा नहीं मिलता है. पॉलिसी हम बनाते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू जो मिलता है वो स्टेट को मिलता है. जहां तक मैं एक एग्जांपल मैं पहले भी कोट किया हूं, ओडिशा में माइनिंग में इतना बदलाव लाया है, एंड वो कारण जो कोऑर्डिनेटेड से सेंटर और स्टेट के कारण उधर का रेवेन्यू बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया है. तो इसलिए, और हमने HCL में जो कैपेक्स है वो भी हमने बहुत बड़ी मात्रा में बजट इंक्रीज भी किया है. थैंक यू सर. तो सर, प्रदूषण कुछ भी हो, हमारे नेता मोदी जी का स्वच्छ भारत का नारा है, तो हम लोग सब इसमें ये प्रदूषण साफ कर ही लेंगे. आपके माध्यम से मैं फिर से एक बार ये पूछना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, अगर आपने जैसे IIT धनबाद के साथ MOU करा है, वैसे और किसी इंस्टीट्यूट के साथ MOU करके कॉपर के निर्माण के बारे में आत्मनिर्भर भारत के मुद्दे को हम क्या नियर फ्यूचर में देख सकते हैं कि कॉपर के उत्पादन के मामले में अपना देश आत्मनिर्भर बने? जहां तक सवाल है टेक्निकल सपोर्ट का, तो हमने ऑलरेडी, मैंने बताया, एनमेट से हमने एक्सप्लोरेशन करने के लिए हमने ऑलरेडी एक बदलाव ला चुका है. तो अमेंडमेंट भी लाया है, रूल में भी अमेंडमेंट लाया है, पॉलिसी में भी लाया है, कानून में भी लाया है. अगर कोई संस्था इंटरेस्टेड है तो दे कैन अप्लाई इन दी एनमेट. एम्पैनलमेंट होने के बाद हम कर सकते हैं. अभी तो हम धनबाद से किया है, बाकी जब रिक्वायरमेंट आएगा हम जरूर, मेंबर का जो क्वेश्चन है वो सजेशन फॉर कंसिडरेशन है, हम जरूर देख लेंगे. श्री चंद्रशेखर साहू. सर, जैसे तो मंत्री जी ने बहुत विस्तार से आंसर किया है, तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है सर, कि सर जैसे HCL और IIT और ISM के साथ एक MOU हुआ है, ये जो HCL के साथ, ऐसे सर अभी तो मंत्री जी ने भी ओडिशा के बारे में कुछ एक तो बोला है, तो ओडिशा में भी ज्यादा आयरन ओर का और एल्युमिनियम का, बॉक्साइट का ज्यादा माइनिंग हो रहा है, और पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम है, इको फ्रेंडली भी होना है,
तो इसी हिसाब से कोई ऐसा प्रस्ताव है क्या जो IIT भुवनेश्वर है और बाकी बहुत बड़ा बड़ा संस्था भी है, इसके साथ MOU करके ये जो इको फ्रेंडली करने और जहां जहां भी आयरन ओर और बाकी जो माइनिंग हो रहा है उसके हिसाब से वो जैसे प्रदूषण से अच्छा रहेगा और थोड़ा इम्प्रूव होगा, ऐसे कोई प्रस्ताव है क्या सरकार के मिनिस्ट्री के पास? ऐसे प्रस्ताव कोई नहीं है सर, लेकिन IIT धनबाद से जो हमने किया है वो हमने नहीं किया है, HCL ने किया है। तो ऐसे अगर कोई भी राज्य सरकार अपने PSU के तरफ से ये माइनिंग नॉर्मली जो होता है एक्सेप्ट कोल माइनिंग, बाकी सब माइनिंग राज्य सरकार इनके अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इट विल हैपन। तो वो करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने PSU के साथ, फॉर एग्जांपल OMC है आपके पास, OMC के थ्रू आप किसी भी ऐसे संस्थाओं से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके उसका जो टेक्निकल एक्सपर्ट है आप ले सकते हैं, लेकिन HCL के सामने ऐसे विचाराधीन अभी नहीं है। श्री 83 से राजेंद्र अग्रवाल। Question number 83 is laid on the tables. मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि 14 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद स्टार्ट क्वेश्चन पहले 5 में आया है। मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। हम डेफिनेटली लगी। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, पर मैं जरा इस संबंध में जानना चाहता हूं कि बहुत बार इस प्रकार के जो सट्टेबाजी है या जुआ है वो अवैध नहीं होता है, वो बाकायदा मान्यता प्राप्त है, और जैसा बताया भी है माननीय मंत्री जी ने कि प्रदेश की सरकारों को इस संबंध में अधिकार प्राप्त है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, मेरे खुद के संज्ञान में है, कि इसके आकर्षण में फंस करके कोई बड़े बड़े जो स्टार हैं विभिन्न क्षेत्रों के, क्रिकेट के, फिल्म के इत्यादि इत्यादि, इसका प्रचार करते हैं, तो उसके आकर्षण में फंस करके, लत में फंस करके नौजवान पीढ़ी भी इस जुए के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है और बाद में निराश होकर वो आत्महत्या का इस प्रकार के कदम उठाती है। मेरा ये प्रश्न है, मैं जानना चाहता हूं कि बेशक वो साइबर अपराध के अंदर न भी आता हो, तो क्या इस प्रकार की कोई गणना, क्या कोई हिसाब कोई रखने की कोशिश है कि इस प्रकार के डिप्रेशन में जाकर के जो आत्महत्या करते हैं उनका कोई आंकड़ा सरकार के पास है? माननीय अध्यक्ष जी, ऑनलाइन गैम्बलिंग और इलीगल बैटिंग का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हमारे सामाजिक परिस्थितियों में जिस तरह से डिजिटल का प्रभाव है उसके बहुत सारे फायदे हैं और कई नुकसान भी हैं। उन नुकसानों में से एक ये भी है। हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में एज पर द 7th शेड्यूल लिस्ट 2 बैटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में आता है। करीब करीब 19 स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने जो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट था उस एक्ट की जगह नए अपने खुद के एक्ट बनाए, और करीब 17 स्टेट्स हैं जो कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करके आज गैम्बलिंग ऑनलाइन वाले गेमिंग और गैम्बलिंग को दोनों को रेगुलेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली डिजिटल की दुनिया में स्टेट की बाउंड्रीज का कोई मीनिंग नहीं रहता है। इसीलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स विषय को किस तरह से आगे लेके जाएं। अच्छा, इसमें कोर्ट्स का भी बहुत सारे अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया है। एक ही गेम को किसी कोर्ट ने कहा कि ये गेम ऑफ चांस है, कोई दूसरा कोर्ट कहता है ये गेम ऑफ स्किल है। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए एक इंटर मिनिस्टेरियल टास्क फोर्स बनाई। उसने सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद में एक क्लियर डिसीजन लिया गया कि सेंटर के लेवल पे भी एक रेगुलेशन की जरूरत है अध्यक्ष जी। इसीलिए अभी हाल ही में इंटरमीडिएरी रूल्स के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक फर्स्ट स्टेप लिया गया है रेगुलेशन का, और इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है सरकार उसके बारे में सजग है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कटिंग अक्रॉस दी पॉलिटिकल पार्टीज इस पे कंसेंसस बनना चाहिए कि इस एंटायर सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी,
मेरा दूसरी सप्लीमेंट्री जो मैं पूछना चाह रहा था उसका उत्तर पहले सप्लीमेंट्री के अंदर ही लगभग आ गया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस मोबाइल या इंटरनेट इसका जो नशा है इसके संबंध में पूरा देश चिंतित है। यानी अभी परीक्षा पे चर्चा केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वो बच्चों से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि एक दिन का फास्ट बच्चों को रखना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की या बड़ों की भी क्षमता बढ़ाने की स्थापना की क्षमता घटाता है। और ये जो एप्स हैं जिनमें ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है अधिकांश चाइना के हैं। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसके विचार विमर्श किया है। मैं बस खाली यही जानना चाहता हूं उसका कब तक परिणाम आएगा और इस रोग से गैम्बलिंग चले वो सरकार की प्रदेश सरकार की नीतियां वो उस पर निर्णय करें वो, परंतु केंद्र के स्तर पर जिसमें सीमाएं नहीं, जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि प्रदेश की कोई सीमा नहीं है, इस पर रोक लगाने का कोई विचार आगे है, ये मैं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, हमारी जो कानून की व्यवस्था है उसके अंतर्गत समय समय पे कई ऐसे ऐप्स के अगेंस्ट एक्शन लिए गए जो कि आप सब विदित हैं उसके बारे में। साथ ही साथ जैसा माननीय सदस्य हमारे सीनियर मेंबर साहब ने कहा कि कई बार जैसे फिल्म के हीरो जो सोसाइटी में जिनको लोग बहुत मानते हैं वो लोग जब इसका प्रचार करते हैं उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एडवाइजरी भी इश्यू की है कि जो भी एडवर्टीजमेंट आए उस एडवर्टीजमेंट को ढंग से पेश किया जाए जिससे कि हमारे जो यूथ पे इसका एडिक्टिव इफेक्ट है वो ना पड़े। ये वाकई चिंता का विषय है ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग का। इसके ऊपर सीरियस रेगुलेशन और बढ़ना चाहिए, इसके बारे में सरकार एकदम क्लियर है। और जैसे ही राज्य सरकारों के साथ कंसेंसस क्रिएट हो जाएगा, माननीय अध्यक्ष, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 93 भी सेम विषय पे है। अगर ये आपका है प्रेरोगेटिव, अगर ये दोनों क्वेश्चन साथ लिए जाएं तो जैसे राज्य सरकारों के साथ कंसेंसस एक बार क्रिएट हो जाए तो मैंने एक प्रोफेशनल मत ये रहेगा कि इसके ऊपर एक सेंट्रल एक्ट भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 क्लब करते हुए मनीष तिवारी जी। पहले क्वेश्चन नंबर 93 बाद में लेंगे, इसके बाद क्लब कर दिया लेकिन ओके नो प्रॉब्लम। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, there is an inherent contradiction between the minister's answer to Lok Sabha and the actions of his ministry. Now, in the answer, he's laid the entire onus on proscribing online gambling on the state governments. You know, he's quoted articles of the Constitution, entry 34 of the state list. He's quoted Article 162. He's quoted the Criminal Procedure Code. Now, my question is that if proscribing online gaming is the responsibility of the state governments, which even the Law Commission in its 2018 report alludes to, then how is it that your ministry has issued draft rules? You know, the last date was 25th of January in order to proscribe online gaming. Where, from which entry in the union list do you actually draw the authority then to issue those draft rules if the entire responsibility falls to the remit of the state government? And may I, Mr. Speaker, sir, with your permission, also add, if you read the definition of online gaming in the draft rules, that is QA, there is no distinction between online gaming and online gambling. So therefore, either government needs to tell this House that it does not have the powers under the Constitution to do it, or the government needs to make it very clear under which entry of the union list it is drawing the power. And number two, Mr. Speaker, sir, you've issued the draft rules. But even in the draft rules, the fundamental issue that you alluded to earlier in your answer, how do you make a distinction between a game of skill and a game of chance has not been answered. माननीय अध्यक्ष जी, Let the question come on record. How can मैं क्वेश्चन नंबर 93 को क्लब करूंगा जब जाके होगा।
अभी लिया नहीं मैंने क्वेश्चन 93 लिया नहीं अभी, लूंगा जब टेबल करेंगे जवाब देंगे, लिया नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल मेंबर बहुत बड़े लॉयर हैं। आपने जो पॉइंट को बोला है, मैं पहले आपकी तरफ से ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आप ऑनलाइन गैम्बलिंग को सपोर्ट करते हैं? अगर वो सपोर्ट करते हैं तो अलग बात है, सपोर्ट नहीं Mr. करते Minister, तो that is chicanery. Mr. Minister, that's absolutely incorrect. पूछा, You आपको see, आंसर सुनना you पड़ेगा। gave an I'm not answer, the yielding. responsibilities I'm of the not state yielding. government. सर, आई एम नॉट यील्डिंग। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको एंट्री बताता हूं, सर कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, दैट एप्लीकेशन इज ऑल्सो गेट्स क्वालिफाइड एज एन इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी के लिए आईटी एक्ट के तहत जितने भी इंटरमीडियरी रूल्स बने, we have basically amended the intermediary rules to bring online games in it. Where is the constitutional prowess for that? Constitutional authorization comes through the entry number 31, which is communications, post, telegraph, and any other forms of communication under which the IT Act has been made. Second, entry 42, which is interstate. मेरी बात तो सुनो यार, आप पूरी बात सुनो ना। देखिए वकील साहब, आप उनकी बात नहीं सुनो, आप तो जवाब दो। इंटर-स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज एंट्री नंबर 42। सर, दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में कोर्ट्स भी आज एक ही विषय पे अलग अलग कोर्ट्स अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इस विषय की दुनिया में अगर आप देखेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर ग्रैपलिंग व्हाट इज द राइट वे टू रेगुलेट इट। ऐसे में गवर्नमेंट has taken the right first step by treating the online gaming apps and websites as intermediaries and brought them under the first step of regulation under the Intermediaries Act. I think that's a very good first step, and as we create more consensus with the state governments, as I've said, I think that yes, we should have a central law on this, and the regulation has to be very strict because the society is impacted by addiction to online games and especially by online gambling. T. Sumidhi. Thank you very much, Speaker, sir. As has been rightly pointed out by the Union Minister that there should be consensus with the state government, I would like to draw an attention. Sir, the Tamil Nadu Prohibition, Online Gambling and Regulation of Online Games Bill 2022 stays with the present Governor, Honorable Thiru R.N. Ravi, awaiting assent. Over 40 youths have died so far in Tamil Nadu since the gaming ban bill was not passed in Assembly but waiting for the assent. Now my question is, how does the government propose to ensure that the bill actually ends up seeing the light of the day? Does it also intend to ensure that other states also bring up their own legislations until the common legislation is brought forth by the union government? Thank you. Honorable Speaker, sir, already 19 states and UTs have passed their own laws. 17 states have actually amended the Public Gambling Act and introduced the online gambling elements within that Public Gambling Act. If there is something which is happening in a particular state, I don't think this House should be commenting on that. We should, what my point is that we as very responsible lawmakers should come with a consensus, and we should then have a central act which basically has been created, has been drafted in consultation with everybody, and that central act should be effectively regulating the online games and online gambling. क्वेश्चन नंबर 93 क्लब किया जाता है श्री के मुरलीधरन। माननीय मंत्री जी, टेबल ऑफ द हाउस। Agrees. We are ready to make a central law. Sir, this law, online gaming process, is a threat to the humanity, sir. Even yesterday, in my state, Kerala, one lab assistant was committed suicide only because he lost everything for this
online gaming. So I request the Honorable Minister whether the central government should introduce a central law to control on this online gaming in all over India. Honorable Speaker, sir, yes, the central government is very seriously concerned about the impact of online gaming and gambling on the society. And as I have mentioned, since this is a very complex legal issue on which all the lawyers are grappling what is the right way to regulate it, as we have consensus with the state governments, definitely I believe that central government should come up with a proper law, and there has to be very, sir, this is part of the list 2 state list. I have said it in very long detail, sir. You are also very, you understand law. So it's very important that we create that consensus and then we come to the Parliament, sir. Honourable Member Sri Beni Behanan. 84. Question number 84. Dr. Srikant. Question number 84. Statement is laid on the table of the House. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं सरकार और मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि इस वर्ष के बजट में महाराष्ट्र को रेलवे में 13,530 करोड़ रुपए आपने दिए हैं। हम यहां पर रेलवे स्टेशन, जो मॉडल रेलवे स्टेशन है वो बनाने की बात यहां पर कर रहे हैं, लेकिन ये करते वक्त, और मुझे लगता है कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन स्कीम भी लॉन्च की गई है सरकार के माध्यम से, लेकिन ये स्टेशन रीडेवलपमेंट करते समय बहुत सारे जगह पर जो है, मतलब मुंबई और सबर्बन में स्टेशन के आजू बाजू का जो परिसर है वहां पर अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियां है, स्लम्स है, वो बहुत सालों से वहां पर रह रही है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण वहां पर उनका इविक्शन के लिए रेलवे के माध्यम से आए दिन नोटिस जो है लोगों को दिया जा रहा है। और इन अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स के कारण हम जो करना चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेशन एक्सेस, सर्कुलेटिंग एरिया, टॉयलेट्स, इंप्रूवमेंट ऑफ बिल्डिंग, ये सब जो है हम कर नहीं पा रहे। तो मेरा सरकार से ये प्रश्न है कि आज जो हम नोटिस लोगों को दे रही है, जो है मुंबई में और सबअर्बन रीजन में, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाखों लोग जो है रेलवे की जगह पर रहते हैं, तो इनको एक दिन में हम निकाल नहीं पाएंगे और स्टेशन एरिया भी डेवलप हम कर नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर एक पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे राज्य सरकार की SRA पॉलिसी है, स्कीम है, जहां पर जो है वहां पर लोगों को, जो स्लम्स के लोगों को जो है मुफ्त में घर जो है वो बना के वहां पर देते हैं। आज रेलवे की जगह बहुत बड़े पैमाने पर एनक्रोच्ड हुई है मुंबई और सबअर्बन में। आज राज्य सरकार के पास उतनी जगह नहीं है खुद की कि वो उनकी जगह दे और वहां पर रिहेबिलिटेट करे। तो इसमें से एक मध्य मार्ग जो है मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार निकालना बहुत जरूरी है, जिससे इन लोगों को भी रिहेबिलिटेट हम कर पाए और हम जो स्टेशन एरिया रीडेवलपमेंट हो, मॉडर्नाइजेशन हो, ये हम सोच रहे वो बड़े पैमाने पर हम कर पाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुंबई और सबअर्बन रीजन के बहुत सारे MPs यहाँ पर बैठे हैं। तो मेरा सरकार से प्रश्न है कि सरकार इस रिहेबिलिटेशन के बारे में कुछ सोच रही है क्या? महोदय, रेलवे स्टेशन करीब करीब देश में 1200 के आसपास रेलवे स्टेशंस का पुनर्विकास चल रहा है और बहुत अच्छा प्लानिंग चल रहा है। उसमें प्रॉपर एक मास्टर प्लान बन रहा है जिसमें आगे के कम से कम 50 वर्षों के लिए बेस बने, इस तरह की एक प्लानिंग चल रही है। और जैसा मान्यवर सांसद महोदय ने कहा, करीब के प्रत्येक स्टेशन में राज्य सरकार के साथ बहुत ही डिटेल चर्चा होके, अगर प्लान बनना है तो प्लान में अप्रूवल्स जो भी म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका लगता है। तो करीब करीब हर जगह राज्य सरकार के साथ मिलके ही डेवलपमेंट हो रहा है और हर एक एलिमेंट जहां पर भी ह्यूमन इम्पैक्ट आ रहा है वहां पर भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत ही एक ह्यूमेन व्यू के साथ डेवलपमेंट को आगे लिया जा रहा है। मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक था सर, कि रिहेबिलिटेशन जो है
इन हजारों लाखों लोगों का करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए कोई पॉलिसी सरकार बना रही है क्या? मेरा अगला प्रश्न है, सरकार मेरे लोकसभा क्षेत्र में आरएलडीए के माध्यम से कल्याण और ठाकुरली स्टेशन का रिडेवलपमेंट कर रही है, एमआरवीसी के माध्यम से डोंबिवली का कर रही है और अमृत भारत के माध्यम से दीवा और शहाड़। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, लेकिन कोई टाइम फ्रेम जो है सरकार ने सोची है क्या ये लक्ष्य पूरा करने का? और उसी के साथ में मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि सभी स्टेशन के डेवलपमेंट का काम करते वक्त यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सरकार लगा रही है, क्या सरकार पीपीपी मॉडल से इनको रीडेवलप करने का कुछ प्रावधान करेगी जिससे ये स्टेशंस को बेहतर ढंग से मोनिटाइज या कमर्शियलाइज भी किया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और स्टेशन अनलाइक मैनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेशन उससे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ट्रेन चलती हुई ट्रेन माने स्टेशन ऑपरेटिंग स्टेशन के टाइम में उसको रीडेवलप करना है। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर डिसीजन लिया है दैट एक्सेप्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस, 1200 में से करीब 1190 के आसपास स्टेशन गवर्नमेंट के अपने फंड से ही रीडेवलप किए जा रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट का ही फंड लग रहा है, गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करेगी और उसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं है। एक तो ये, दूसरा रेलवे की अपनी खुद की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है और रेलवे का जो स्ट्रैटेजिक नेचर है, इस स्ट्रैटेजिक नेचर में गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर स्टेप लिया है, बहुत क्लियर डिसीजन लिया है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट बेसिकली गवर्नमेंट के फंड से ही किया जा रहा है। सुजय विखे पाटिल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इससे पहले तो मैं सरकार और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे लोकसभा क्षेत्र अहमदनगर में रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्कीम में शामिल किया है। इससे काफी सालों से मांग है कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो सोलापुर डिवीजन में आता है उससे पूना डिवीजन में शिफ्ट किया जाए, ताकि अहमदनगर से पूना की जो डेमू ट्रेन की मांग है, जिससे कि नगर के युवकों को रोजगार निर्माण हो और कनेक्टिविटी बढ़े। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत अहमदनगर रेलवे स्टेशन के बेहतर रीडेवलपमेंट के लिए उसे पूना डिवीजन में ट्रांसफर करने की कोई कार्रवाई की है क्या? थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, स्पेसिफिक स्टेशन 1275 में से एक स्टेशन मैं लिस्ट देख के माननीय सांसद महोदय अगर कभी भी मेरे पास आए तो बता सकते हैं, लेकिन सर 84, 86 और 99 तीनों क्वेश्चन एक ही विषय पे हैं, अगर आप उचित समझे तो। श्रीमती हेमा मालिनी। धन्यवाद। मेरा माननीय रेल मंत्री से प्रश्न नहीं, मांग है। जनहित और रेलवे के हित में इस प्रस्ताव को स्वीकार करें जो मथुरा से अलीगढ़ के बीच डायरेक्ट रेल कनेक्शन के विषय में है, जिसके लिए आप बजट का भी एलोकेशन कर इस काम को जल्दी से शुरू किया जाए। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मथुरा से अलीगढ़ के बीच डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी का होना स्थानीय लोगों तथा ब्रज क्षेत्र में आने वाले तीर्थ यात्रियों की मांग के साथ साथ रेलवे की कनेक्टिविटी और प्रॉफिट दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बरेली रूट में मेंदू में कनेक्टिंग पॉइंट हो सकता है। कई प्रयासों के बाद भी ये नहीं हुआ है, तो मेरी मांग है इसे जल्द से जल्द किया जाए। थैंक यू। सर जो मांग है वो नोट की गई। सर अहमदनगर स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में इंक्लूडेड है। श्री आई.बी. ईडन। Thank you, sir. Sir, first of all, I would like to thank the Government of India and the Ministry of Railways for selecting 3 major railway stations in Kerala as model railway stations. One is the Ernakulam Junction, second is the Ernakulam Town, and third is the Koilon railway station, sir. Sir, 444 crore rupees is allocated, is the outlay for the Ernakulam Junction railway station. 225 crores is the outlay for the Ernakulam Town railway station. Sir, my humble request and question to you is, the development work has been inaugurated by the Honorable Prime Minister, but the construction work is at a very slow phase. So,
would there be intervention from the Government of India to make sure that the work is expedited, finished on time frame? Would there be facilities for women differently abled and also transgender, sir? Sir, women need special waiting arenas as well in this project. The design is very exquisite. I would also like to ask that when you consider both these railway stations, which is at a very stagnant position, no new trains can be allotted. There is 100 acres of land with the railways inside the city, which would be the first of its kind in India, where the metro rail, water metro and the mobility hub can be connected, where a new central railway station in the marshalling yard of Ponnurundi can be renovated, new trains can be started, a new terminal can be started from this particular station, sir. Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, मैं इंग्लिश में जवाब देना चाहूँगा. The way all the stations are being designed, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji gave a very clear vision on the design of stations. In fact, his view was that stations should be should actually be integrating both sides of the city first. Second, a new urban space should be created at these stations. Third, all the modes of transportation, as Honorable Member has very rightly pointed out, they should all be integrated with the railway station when we do the redevelopment. And all these elements of design have been kept in mind when we are taking up all these stations. One of the key points is there is a lot of pre-work which has to be done when we are constructing when we are redeveloping a station. What is that pre-work? That pre-work is because the railway has to continue to function, so all the signaling cables, all the control systems, they have to be first shifted and made operational, then only we can start the actual physical construction work. I mean, it's a technical point, but it's a very important point. So what Honorable Member is saying, please expedite. Yes, we are rapidly moving in the construction, but what we are always keeping in mind is that the train operation should not be disrupted by the redevelopment. Mostly, sir, this kind of activity in the developed countries, generally a project of this complexity, let's say in a European country, would take something like 4 to 6 years. We are targeting completion within 2 to 3 years of each of these projects. इस पर सारी डिबेट प्राइवेट बिल पर डिबेट है, इसकी संकल्प पर भी उस समय चर्चा कर लेना. अभी डिटेल में क्या प्रश्न होना. क्वेश्चन नंबर 86 और 99 को क्लब करते हैं. पहले 86 TR पारीवेंदर. 85 है सर 86 को क्लब किया. हाँ, आपका भी लेंगे. 86 क्वेश्चन नंबर 86 सर. Honorable Member. Honorable Speaker, sir, Tamil Nadu has received a railway budget allocation of 6,080 crores for the various projects in 23-24. This is 57% higher than the allocation of the previous year. Even in this budget, also my Perambalur constituency, laying new railway lane from Ariyalur to Namakkal via Perambalur and Thurayur is not included. This is a 50 years dream of my constituency people since from independence. I would like to ask the Honourable Minister, through you, sir, when this proposal will be considered, at least in this Amit Kal, Ministry and Railway Board should consider it positively. Honourable Speaker, sir, although the question relates to stations and Honourable Member has asked about a particular project and I am aware of that project, Honourable Member has discussed that project with me in good detail. We can discuss it whenever you come to the office in what is the progress. What I would like to say, Honourable Speaker, sir, is that Honourable Prime Minister has given a record allocation to railways because he has an emotional connect with the railways, and as a result, most of the states have got very good allocations this year, and I am very happy to share
that Tamil Nadu state, the state of Tamil Nadu has got a record allocation this year at 6,080 crore rupees. So this is a great thing. We should now go beyond politics and make sure that the state and center collaborate and the progress of the projects is fast, because there is a lot of scope within the state government's scope. Land acquisition, law and order support, all those things will have to come from the state government support. So I request that this is the time when Honorable Prime Minister's vision of transforming railways can actually be achieved. My supplementary too, sir. I request the Honorable Minister to give stoppage of Guruvayur and Mangalore Express at Lalgudi railway station in my Perambalur constituency. Will the request be considered? The matter of stoppages is something very serious. It's of course not connected with the station. Honorable member can meet me and we can discuss it separately. सर, सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस बार पूरे हिंदुस्तान के हर राज्यों को बहुत धनराशि दी है, 9 गुना बढ़ा दिया। महोदय, मैं इस बार रेल बजट को देख रहा था तो बिहार को राशि मिली है, नो डाउट। और आपने बिहार राज्य में अमृत भारत स्टेशन के तहत जो योजना ली गई है उसमें कुल 86 स्टेशन का चयन किया है। मगर मुझे लगा, रामकृपाल जी शॉर्ट में पूछे। मैं शॉर्ट में पूछ रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में, कुछ लंबा नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन पर ही आ रहा हूँ। मुझे लगा कि हमारे इलाके में भी इतने बड़े राशि का कुछ अंश मिलेगा, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सर, मैंने मंत्री जी से लगातार कई बार मिला भी। मेरे इलाके में जो स्टेशनों का चयन किया गया है, बहुत सारा लंबा स्टेशन है, बहुत सारे स्टेशन हैं, जिसमें दानापुर, बिहटा, सदीसोपुर, फुलवारी शरीफ, पुनपुन और कई अन्य स्टेशन है, मगर मात्र इस तरेगना स्टेशन का चयन किया गया। दूसरी बात है, बहुत दिनों से, आजादी के बाद से ही लंबे अरसों से, मैं आ रहा हूं सर, प्रश्न पूछो ना। मैं प्रश्न ही तो आ रहा हूं पूछने। लंबे अरसों से वहां पर 4 लोकसभा को प्रभावित करने वाला, जनता को असर डालने वाला बिहटा से लेके औरंगाबाद रेल लाइन, इसमें आपने राशि दी है, मात्र 20 करोड़ रुपए की राशि दी है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे जो स्टेशन छूट गए हैं उन स्टेशनों पर आप गौर करेंगे, अमृत भारत स्टेशन में जोड़ने का काम करेंगे, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और दूसरा, बिहटा से लेके औरंगाबाद रेल लाइन जिसकी स्वीकृति आपने पहले से ही दे रखा है, 20 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष जी, करीब 3 स्टेशन का बहुत सीरियस जब डेवलपमेंट हुआ, गांधीनगर कैपिटल, रानी कमलापति और विश्वेश्वरैया टर्मिनल बैंगलोर में, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत सारे स्टेशंस को लिया गया है और ये प्रोग्राम स्टेशन डेवलपमेंट का अब रैपिडली स्केल अप किया गया है। उसके तहत करीब करीब 200 बड़े स्टेशन हैं और टोटल अगर हम देखें तो 1275 सारे स्टेशन मिला के हैं। और जिस तरह से काम आगे बढ़ेगा और भी नए स्टेशन इसी लिस्ट में आगे इंक्लूड होते जाएंगे और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की माननीय सांसद महोदय ने कहा है, मैं बिहार सरकार, आपके माध्यम से बिहार सरकार को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भूमि अधिग्रहण में सहयोग अगर मिलेगा तो जरूर उसमें हर एक प्रोजेक्ट में और भी फंड रिवाइज्ड एस्टिमेट के टाइम में अधिक दिए जा सकते हैं। बहुत सारी डिपेंडेंस राज्य सरकारों पे है, राज्य सरकार अगर सपोर्ट करे तभी जाके प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ पाएंगे। 85 क्वेश्चन नंबर 85 प्रश्न संख्या 85। माननीय मेंबर,
अध्यक्ष महोदय, मी समाजातील अतिशय गरीब लोकांचा प्रश्न आपल्या माध्यमातून मी सामाजिक न्याय मंत्र्याला विचारू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमाच्या अंतर्गत इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ असेल, इंदिरा गांधी निवृत्त असेल, इंदिरा गांधी या योजनेच्या माध्यमातून जी मदत आपण त्या लोकांना करतो, निराधार लोकांना, त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय एक अट आहे उत्पन्नाची. 1980 साली ही योजना तयार झाल्याच्या नंतर आज 2023 उजाडलंय. जवळपास 43 वर्षामध्ये वार्षिक उत्पन्नाची अट ही 21,000 रुपये त्या ठिकाणी ठेवली गेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून सामाजिक न्याय मंत्र्याला विचारू इच्छितो की आपण नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा 1 लाखावरनं 8 लाखावर केली. आपण इन्कम टॅक्सचे स्लॅब त्या ठिकाणी बदलले. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की 21,000 रुपयाची जी वार्षिक उत्पन्नाची अट आहे ती मर्यादा वाढवून 1 लाख रुपयापर्यंत उत्पन्नाची अट त्या ठिकाणी देतील का, जेणेकरून जे पात्र लाभार्थी आहेत, ज्यांना खरंच या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे, त्या लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. कारण ग्रामीण भागामध्ये तलाठी त्या ठिकाणी या योजनेला त्या ठिकाणी 21,000च्या आत उत्पन्नाची अट देत नाही. स्पीकर साहब, मेरा इंटरप्रिटेशन काम नहीं कर रहा, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य ने क्या पूछा है. और मेरा नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, हिंदी में पूछ रहे हैं. मैं हिंदी में पूछता हूं. 1 सेकंड में पूछ लो. सर, इस प्रश्न के माध्यम से मैं समाज के गरीब और पिछड़े एवं निराधार वयस्कों के बारे में सामाजिक न्याय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 1980 में तत्कालीन सरकार द्वारा योजना बनाई गई थी. इस योजना में पात्र होने का लाभार्थी का जो मापदंड था वो वार्षिक उत्पन्न की मर्यादा 21,000 के अंदर रहना चाहिए, ऐसा मापदंड 1980 में तय किया गया था. जो मापदंड 43 इयर्स के बाद यानी 43 साल के बाद भी वैसे का वैसा ही है. इसके कारण जो गरीब लोग हैं जिनको इस योजना का लाभ लेना है, वो लोग भी इस मापदंड के कारण इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल है कि 21,000 रुपए का जो ये वार्षिक उत्पन्न का जो मापदंड है वो बदल के 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा क्या? जनाब स्पीकर साहब, प्लानिंग कमीशन ये तय करा करती थी कि कौन पॉवर्टी लाइन के नीचे है और कौन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और जिस चीज के ऊपर ये आधारित करती थी वो था पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो जो आज के दिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भारत सरकार के तरफ से अनुमत हो चुका है वो 11 और 12 का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने स्वीकार किया हुआ है. और उसके आधार के ऊपर मौजूदा तौर के ऊपर आज के दिन देश के अंदर 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और महाराष्ट्र के अंदर इसकी संख्या 197.9 करोड़ है. तो ये आज के दिन हमारा आधार है जिसके ऊपर पॉवर्टी डिसाइड करी जाती है. सन 80 में क्या हुआ उसका मुझे मालूम नहीं, लेकिन मौजूदा तौर के ऊपर जो 11 और 12 का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसके तहत पॉवर्टी लाइन डिसाइड करी जा रही है. सेकंड सप्लीमेंट्री प्लीज. सर दूसरा सवाल ये है सर. बैठिए. सेकंड सप्लीमेंट्री. सर दूसरा सवाल ये है सर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ति वेतन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ति वेतन योजना, इस योजना के माध्यम से जो लाभ उन गरीब लोगों को दिया जाता है, निराधार बोल के, वृद्ध बोल के, उनको कोई पैसे कमाने का माध्यम नहीं बोल के, जो इसमें दी जाने वाली राशि है वो बहुत ही कम है. मुझे लगता है खाली 1,000 रुपए एक महीने का हम उनको इस योजना के माध्यम से देते हैं. ये राशि बहुत कम है.
तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि इस राशि को बढ़ाकर आप 5,000 रुपए करेंगे क्या? भारत सरकार की ये क्वेश्चन पावर्टी के ऊपर है। किसकी स्कीम पहले बनाई गई है उसके ऊपर ये क्वेश्चन नहीं है। मौजूदा सरकार आज के दिन अनेक ऐसी स्कीम्स चला रही हैं जिसके माध्यम से पावर्टी का एलिवेशन हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन के अकेले के अंदर 11.7 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलजीबी कनेक्शन लगाए गए हैं। कोविड वैक्सीनेशन के अंदर 220 करोड़ वैक्सीनेशन दिए गए हैं। पीएम जल धन बैंक अकाउंट के तहत 37.8 किए गए हैं। तो इस तरह से जो मौजूदा पावर्टी की जो मौजूदा स्थिति है चेयरमैन साहब, पावर्टी की मौजूदा स्थिति पहले की बनिस्बत बेहतरीन हुई है इस सरकार के दौरान। प्रश्नकाल समाप्त प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार नहीं किया है। सभा पटल पर रखे जाने